नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं, प्राचीन भारत में साम्राज्यों के उदय को समझने के लिए। हमारा आधार है द राइज ऑफ एम्पायर्स दस्तावेज के कुछ हिस्से। कोशिश रहेगी ये समझने की कि कैसे राज्य से साम्राज्य बने, खासकर मौर्य साम्राज्य। जी, और उस दौर की जिंदगी कैसी थी, इस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल। शुरुआत कौटिल्य के अर्थशास्त्र की एक बहुत ही सटीक बात से करते हैं। हाँ, बिना लोगों के देश नहीं हो सकता और बिना देश के राज्य नहीं। मतलब लोग और जमीन, यही तो है बुनियाद। सही कहा। साम्राज्यों की नींव इसी पर टिकी थी। और जरा उस समय के एक बड़े शहर पाटलिपुत्र की कल्पना करें, आज का पटना। हाँ, क्या भव्य रहा होगा। वो लकड़ी की बनी मजबूत दीवारें, पहरे की मीनारें। और शहर के चारों ओर वो गहरी खाई, सुरक्षा के लिए लकड़ी के पुल भी थे। बिल्कुल, और आसपास पहाड़ और जंगल थे जिनसे लकड़ी, जड़ी बूटी और सबसे जरूरी सेना के लिए हाथी मिलते थे। संसाधन भरपूर थे। अच्छा, तो ये साम्राज्य या एम्पायर होता क्या है? ये शब्द कहाँ से आया? ये शब्द असल में लैटिन के इम्पीरियम से निकला है, जिसका मतलब है सर्वोच्च शक्ति। आसान शब्दों में कहें तो साम्राज्य मतलब कई छोटे राज्यों का एक समूह, जिस पर कोई एक बहुत शक्तिशाली शासक या गुट राज करता है। और ये अक्सर लड़ाई के बाद ही होता होगा। हाँ बिल्कुल, जीते हुए इलाके के शासक फिर सम्राट को नजराना या ट्रिब्यूट देते थे। संस्कृत में भी ऐसे शासकों के लिए शब्द हैं। सम्राज्य मतलब सबका स्वामी, या फिर राजाधिराज, राजाओं का राजा। जी हाँ, अधिराज भी। तो ये इतनी मेहनत करके साम्राज्य बनाने की इच्छा क्यों होती थी? क्या वजह थी इसके पीछे? देखिए, एक तो वो महत्वाकांक्षा थी, चक्रवर्ती सम्राट बनने की, मतलब पूरी दुनिया पर राज करने का सपना। फिर संसाधनों पर कब्जा करने की इच्छा, जिससे आर्थिक और सैन्य ताकत बढ़े, और जाहिर है अपार धन दौलत की चाहत भी। और इस दौड़ में मगध सबसे आगे निकल गया है ना, 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच। हाँ, मगध की लोकेशन बहुत अच्छी थी। गंगा के मैदान की उपजाऊ जमीन, खेती के लिए बढ़िया। बिल्कुल। फिर लकड़ी और हाथियों के लिए जंगल, और सबसे बड़ी बात वहां लोहे के भंडार थे। अच्छा, लोहे का क्या फायदा हुआ? लोहा मतलब क्रांति। लोहे के हल से खेती में पैदावार बढ़ी, और लोहे के हथियार और औजार मिले तो सेना भी मजबूत हो गई। समझ गई। और अजातशत्रु जैसे शक्तिशाली राजा भी हुए वहां। जी, उन्होंने मगध की शक्ति को काफी बढ़ाया। लेकिन सिर्फ लड़ने से तो काम नहीं चलता होगा ना, पैसा भी तो चाहिए साम्राज्य चलाने के लिए। सही बात है। यहीं पर व्यापार और अर्थव्यवस्था की भूमिका आती है। जो बड़े व्यापार मार्ग थे, जैसे उत्तर भारत का उत्तरापथ और दक्षिण की तरफ जाने वाला दक्षिणापथ, हाँ, उन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी हो गया था। पैसा वहीं से आता था। और इस व्यापार को संभालते कौन थे? इसके लिए व्यापारियों, कारीगरों, साहूकारों के अपने अपने संगठन होते थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। गिल्ड्स कह सकते हैं। अच्छा, श्रेणियां। जी, और ये श्रेणियां बहुत ताकतवर थीं, काफी हद तक स्वायत्त थीं, अपने नियम खुद बनाती थीं। ये सिर्फ व्यापार नहीं देखती थीं, इनका सामाजिक और राजनीतिक असर भी था। फिर मगध में नंद वंश का दौर आया। हाँ, महापद्मनंद ने इसकी स्थापना की। उन्होंने कई राज्यों को मिलाकर मगध को और बड़ा बनाया, अपनी मुद्रा मतलब सिक्के चलाएं, और एक बहुत बड़ी सेना भी रखी। लेकिन उनका जो आखिरी शासक था, धनानंद, वो तो शायद उतना लोकप्रिय नहीं था। बिल्कुल नहीं था, तो बहुत अमीर, लेकिन कहते हैं कि वो जनता का शोषण करता था, इसलिए लोग उसे पसंद नहीं करते थे। और तभी उत्तर पश्चिम से सिकंदर आ गया। जी, अलेक्जेंडर द ग्रेट। उस समय उत्तर पश्चिम भारत में कोई एक बड़ी ताकत नहीं थी, छोटे छोटे राज्य थे। सिकंदर फारस यानी पर्शियन एम्पायर को जीतते हुए 334-331 ईसा पूर्व के आसपास भारत की तरफ बढ़ा। और यहाँ उसकी टक्कर हुई राजा पोरस से, झेलम नदी के किनारे, है ना? हाँ, हाइडेस्पीस का युद्ध मशहूर लड़ाई है। और वो किस्सा भी मशहूर है जब सिकंदर ने पोरस से पूछा कि उसके साथ कैसा सुलूक किया जाए। और पोरस का जवाब था, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। क्या बात है। सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ इससे। हाँ, और उसने पोरस को उसका राज्य लौटा दिया, बल्कि उसे अपना सहयोगी शासक मतलब क्षत्रप या सैट्रप बना लिया। सिकंदर का सामना सिर्फ राजाओं से ही नहीं, बल्कि कुछ दार्शनिकों से भी हुआ था। हाँ, भारतीय साधुओं और दार्शनिकों से, जिन्हें यूनानी लेखकों ने जिम्नोसॉफिस्ट यानी नग्न दार्शनिक कहा है। कहते हैं सिकंदर ने उनसे जीवन, मृत्यु जैसे गहरे विषयों पर चर्चा की थी। दिलचस्प है, दो अलग संस्कृतियों का संवाद। बिल्कुल। खैर, सिकंदर तो वापस चला गया,
लेकिन उसके जाने के बाद मगध में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। जी, लगभग 321 ईसा पूर्व के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु और सलाहकार कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं, उनकी मदद से नंद वंश को उखाड़ फेंका। हाँ, और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। पाटलिपुत्र राजधानी बनी और ये साम्राज्य तेजी से फैला, उत्तर से लेके दक्षिण में दक्कन तक। और इसी समय यूनानियों से रिश्ते भी बने। वो राजदूत मेगास्थनीज आया था ना? जी, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में सेलुकस का राजदूत था। उसने इंडिका नाम की किताब लिखी। अफसोस के वो पूरी किताब आज मौजूद नहीं है, बस उसके कुछ टुकड़े ही मिलते हैं। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये तो बहुत मशहूर है। हाँ, ये सिर्फ राजनीति या कूटनीति की किताब नहीं है, ये शासन चलाने की पूरी व्यवस्था का वर्णन है। इसमें राज्य के 7 जरूरी अंग बताए गए हैं। सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग, 7 अंग कौन से? राजा यानी स्वामी, मंत्री यानी अमात्य, इलाका और लोग यानी जनपद, किला यानी दुर्ग, खजाना यानी कोष, सेना यानी दंड और दोस्त यानी मित्र। अच्छा, और इसका मूल विचार क्या था? मूल विचार बहुत सीधा और गहरा है। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। मतलब शासक की जिम्मेदारी अपनी प्रजा की भलाई देखना है। तो कमाल है। फिर चंद्रगुप्त के बाद उनके पोते अशोक आए। हाँ, अशोक महान 268-232 ईसा पूर्व। उनका जिक्र कलिंग युद्ध के बिना अधूरा है। उस युद्ध में बहुत खून खराबा हुआ था, है ना? और फिर उन्होंने धम्म का प्रचार किया। हाँ, धम्म यानी नैतिक सिद्धांत, सही आचरण, सामाजिक जिम्मेदारी, इसका संदेश उन्होंने दूर दूर तक पहुंचाया। पत्थरों पर खुदवा कर, है ना, स्तंभों और चट्टानों पर। बिल्कुल। अशोक के शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण हैं। ज्यादातर प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, और ये ब्राह्मी लिपि ही भारत की लगभग सभी लिपियों की जननी है। अशोक खुद को क्या कहते थे उन शिलालेखों में? वो खुद को देवाना पिय पेदेसी कहते थे, मतलब देवताओं का प्रिय जो दूसरों पर कृपा दृष्टि रखता है। और उन्होंने सिर्फ उपदेश नहीं दिए, काम भी करके दिखाए। जी हाँ, लोक कल्याण के बहुत काम किए। इंसानों और जानवरों दोनों के लिए चिकित्सा का इंतजाम, सड़कों के किनारे आराम घर बनवाए, कुएं खुदवाए, फलदार और छायादार पेड़ लगवाए। सभी धर्मों का आदर करने की भी बात कही उन्होंने। हाँ, सहिष्णुता पर बहुत जोर दिया और अपने अधिकारियों को भी आदेश दिया कि वो सबके साथ निष्पक्ष रहें। मौर्य काल की कला का भी जिक्र होना चाहिए। सारनाथ का स्तंभ शीर्ष। हाँ, वो 4 शेरों वाला स्तंभ शीर्ष जो आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, वो मौर्यकालीन मूर्तिकला का बेहतरीन उदाहरण है। उसमें वो धर्मचक्र भी बना है। और सोहगौरा ताम्रपत्र का भी जिक्र आता है। जी, उससे पता चलता है कि अकाल जैसी मुश्किलों से निपटने के लिए अनाज के गोदाम या अन्न भंडार बनाए जाते थे। मतलब शासन व्यवस्था काफी विकसित थी, शहर योजनाबद्ध थे, कर प्रणाली सुसंगठित थी। खेती तो मुख्य पेशा रहा ही होगा। हाँ, कृषि बहुत महत्वपूर्ण थी। साल में 2 फसलें होती थीं। लोहार, कुम्हार, बढ़ई, जौहरी जैसे कारीगर भी थे। लेकिन इतने बड़े साम्राज्य हमेशा टिके नहीं रहते। नहीं, बिल्कुल नहीं। साम्राज्यों की प्रकृति ही नाजुक होती है। इतने बड़े इलाके को संभालना, खासकर दूर दराज के क्षेत्रों को, बहुत मुश्किल होता है। तो वो अलग होने लगते हैं। हाँ, अक्सर दूर के गवर्नर या स्थानीय शासक आजाद होने की कोशिश करते हैं। अगर केंद्र में शासक कमजोर हों या फिर कोई आर्थिक संकट आ जाए तो साम्राज्य बिखरने लगता है। और मौर्य साम्राज्य का भी यही हुआ। अशोक के बाद ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। जी, अशोक की मृत्यु के लगभग 50 साल बाद ही करीब 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया। इसने भारत को राजनीतिक एकता जरूर दी, पर कहीं ना कहीं उसकी नींव बल प्रयोग पर भी आधारित थी। तो आखिर में ये सवाल मन में आता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। जैसे अशोक ने कलिंग युद्ध के भयानक अनुभव के बाद अपना नजरिया बदला, क्या आज के दौर में भी शक्ति और नैतिकता के बीच संतुलन पर सोचने की जरूरत है? क्या किसी शासक की विरासत सिर्फ उसकी जीतों और साम्राज्य के विस्तार से तय होती है, या फिर जन कल्याण और शांति के लिए उसकी कोशिशों से? ये सवाल शायद हमेशा प्रासंगिक रहेगा।